बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्न किस माध्यम से दी जा सकती है? सामाजिक पर्यावरण से। बेसिक शिक्षा प्रणाली, इस प्रणाली में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता है। भाषा का शिक्षण सामाजिक पर्यावरण से प्रदान की जाती है। इसमें बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान कराया जाता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की सीमा, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रणाली में ग्रेड देना मुश्किल होता है। यह प्रणाली तभी उपयोगी की जा सकती है जब निष्ठुरता स्तर तक पहुंचना शिक्षा का मकसद हो। मॉन्टेसरी विधि के संबंध में सत्य कथन है। मॉन्टेसरी विधि जो है वो पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में विद्यार्थी को स्वाभाविक रुचियों और गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस पद्धति में औपचारिक शिक्षण विधियों की जगह व्यवहारिक शिक्षा के कौशल विकसित किए जाते हैं। इस विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंधी विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया था? जिलर ने। सहसंबंध विधि हर्बर्ट का अधिगम के संबंध में धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। वह उसे नवीन ज्ञान के साथ छोटे छोटे सोपानों में बांटकर पूर्व संचित ज्ञान से संबंध स्थापित कर सकता है। हर्बर्ट का शिष्य जिलर था, जिसने सर्वप्रथम इसे सहसंबंध विधि को 2 भागों में बांट दिया था, जो थी पाठ की प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताइए। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा किंडरगार्टन विधि में नहीं दी जा सकती। किंडरगार्टन शिक्षण विधि फ्रेडरिक फ्रोबेल को इसका जनक माना जाता है। किंडरगार्टन विधि में जो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे वो एक जर्मन शिक्षाविद थे। इसका अर्थ है बालवाड़ी, बच्चों का बगीचा। इस विधि किंडरगार्टन विधि में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। इस विधि के द्वारा भाषा की व्याकरण साहित्य ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सूक्ष्म उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। सूक्ष्म उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य जो होता है वो होता है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना और शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य है कि इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना है, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, शिक्षकों को अपनी शिक्षण तकनीकों में सुधार करने में से मदद करना, शिक्षकों को नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जटिलता को सरल बनाना। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये किया था पार्कहर्स्ट ने। डाल्टन प्रणाली एक ऐसी शैक्षिक पद्धति जिसमें छात्र अपनी गति से काम करते हैं और आवश्यकता होने पर शिक्षक से मदद लेते हैं। इसमें कोई औपचारिक निर्देश नहीं होता। डाल्टन प्रणाली हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा बनाई गई। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है व्यवहार परिवर्तन। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में शैक्षिक शिक्षण उद्देश्य को जटिलता और विशेषता के स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। सीखने का अनुभव, शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। विनेटिका पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने किया था। विनेटिका शिक्षण पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने किया था। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ। विनेटिका शिक्षण पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई। विनेटिका शिक्षण पद्धति, इस पद्धति को प्राथमिक स्तर पर प्रयोग किया गया जिसका प्रयोग कार्लटन वासबर्न ने अमेरिका के विनेटिका शहर में किया। इस पद्धति में पाठ्यक्रम को छोटे छोटे कामों में बांटा जाता है। इसमें छात्र अपनी गति से सीखता और स्वयं परीक्षा लेता है। इस पद्धति में सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग। किंडरगार्टन ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है बच्चों का बाग। फ्रेडरिक फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षक थे, इन्हें ही इसका संस्थापक माना जाता है। इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। शिक्षक आकर्षक और संवादात्मक वातावरण का निर्माण करता है जहाँ बच्चा संरचित खेल के माध्यम से शैक्षणिक और सामाजिक कौशल सीखते हैं। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? कलात्मक परियोजना नहीं है। पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि, इसे महान अमेरिकी मॉरिसन द्वारा किया गया। इसे निरीक्षित निरीक्षण, समाजीकृत, परिवीक्षित अभिव्यक्ति विधि, उपचार विधि जैसे नामों से जाना जाता है। बाइंडिंग व बाइंडिंग
मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिक्षकों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपान अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन कार्य हेतु निर्देश, अध्यापन हेतु निवेश और विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण, पुनरावृत्ति या आवर्ती प्रश्न एवं सामपट्ट सार। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक नॉर्मन ए क्राउडर को माना जाता है। इसमें अभिकर्मित अनुदेशन विधि में पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है जो एक दूसरे से रेखीयबद्ध होते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत। लघु चरणों के सिद्धांत। कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तत्काल प्रतिक्रिया का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत। स्वप्रेक्षण का सिद्धांत। इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य में भाषा दक्षता प्राप्त करने का आधार होती है। कक्षावार भाषा दक्षता भी होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषा दक्षता भी होती है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, साधन और साध्य नहीं, केवल साधन है, केवल साधन। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व अधिगम सामग्री है। मानचित्र सबसे कम, चित्रकथाई भी है, शब्द पट्टी भी, वाक्य पट्टी भी है। विद्यार्थी को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि एवं लिपि का ज्ञान करके उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्षता दी जाती है। इस विधि को कहते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य गठन विधि। गेट-कॉक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? गेट-कॉक विधि। इस विधि में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े वाक्यों का स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्दों से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलता है। जब पूर्ण वाक्य लिख जाता है तब शिक्षक छात्र से बिना देखे लिखने को कहता है। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल में बल लाया हुआ है, बेसिक शिक्षा। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है खेल विधि। शिक्षण उपागम में किथर एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण में इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ जो होती है बढ़ती है और मूल चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए है? किशोर काल के लिए। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किसी स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शिशु स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है अभिनय प्रदर्शन। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? किसी भी आकार के। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती? भाषण आती है, वार्तालाप आती है, अभिनय आती है, गद्य नहीं आती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक एवं एक प्रमुख सिद्धांत है यह है कि व्यक्तिगत भिन्नता बोल देना नहीं, कक्षा की स्थान में प्रयोगशाला में प्रशिक्षण देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना। हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? यह है ज्ञानात्मक उद्देश्य। शिक्षकों को बालक की रुचि के सदैव ध्यान रखना चाहिए और जब बालक की रुचि पढ़ने और नहीं हो उसे पढ़ाना नहीं चाहिए। उसके विचारों में बाधा पहुँचती है। ये कथन भाषाई रूप में किसने दिया था? आर्यभट्ट का। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? डाल्टन प्रणाली।